अब हम शुरू करें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वो चीज़ होती है कि जो चीज़ें जिनसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, एक पॉपुलेशन में क्या क्या लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम नॉर्मली देखे जाए तो रिलीजन बेसिस पे भी, कास्ट बेसिस पे भी हम पॉपुलेशंस को ब्रेक करते हैं। बट जनरली अगर हम पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखें जो कि हर जगह पे सेम रहेंगे, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात है। तो इसमें कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे पहला है बर्थ रेट, कितने न्यू इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं उसे हम कहते हैं बर्थ रेट। कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है उन्हें हम कहते हैं डेथ रेट। ठीक है, इसके अलावा सेक्स रेशियो, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मान लेते हैं 100 लोग हैं, उनमें से 55 मेल हैं, तो 55% जो है वो मेल हैं, 45% फीमेल्स हैं। ठीक है, बर्थ रेट है। पहले 40 लोग थे, अब 2 और हो गए, तो 2/40 × 100 करेंगे हम लोग बर्थ रेट के लिए। ठीक है ना, पहले कितने थे, अब कितने बड़े हैं, पहले कितने थे × 2%, जो भी आप काट के करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बर्थ रेट, डेथ रेट देखते हैं। इसके अलावा एज ग्रुप्स देखते हैं। एज ग्रुप्स का मतलब होता है कि कैसे कैसे एजेस में इंडिविजुअल्स हैं, किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया जो है वो एक यंग कंट्री है और हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूथ है। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं एज पिरामिड्स। यहाँ पे 3 एज पिरामिड्स हैं। सबसे पहले एज पिरामिड में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाली होती है प्री रिप्रोडक्टिव, मैंने प्री लिखा हुआ है, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब वो बच्चे जो कि अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, 14-15 साल से छोटे बच्चों को प्री रिप्रोडक्टिव फेज में डालते हैं। रिप्रोडक्टिव में डालते हैं 14 से 15 से मान लेते हैं 45 तक, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। और फिर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। याद रखेंगे, जिसका प्री रिप्रोडक्टिव फेज सबसे ज़्यादा होगा इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर इतने बच्चे हैं तो आगे जाके वो इस रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो और बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, एक्सपैंड करती रहेगी। 3 टाइप के यहाँ पे एज पिरामिड्स है। सबसे पहला एक्सपैंडिंग, जिसमें सबसे नीचे वाला, फिर ऊपर, फिर ये इंडिया का एज पिरामिड है, पाकिस्तान का एज पिरामिड है, बांग्लादेश का एज पिरामिड है, वो सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का यही एज पिरामिड है, जहाँ पे बुढ़े लोग कम है, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो आगे जाके और ज़्यादा बच्चे करने वाले हैं ये लोग। फिर आता है स्टेबल, जो कि यूएसए जैसी कंट्रीज़ का होता है, काफ़ी इंग्लैंड वगैरह वाली कंट्रीज़ का होता है। इनमें बुढ़े तो ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एक जितने हैं। जब एक जितने हैं तो अब प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब बड़े हो जाएंगे तो वो इस फेज़ में आ जाएंगे, तो फिर सेम ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। और ठीक है ना, नीचे और ऊपर वाला दोनों सेम है, इसका मतलब सेम ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। और तीसरा है डिक्लाइनिंग, जिसमें रिप्रोडक्टिव तो ज़्यादा है बट बच्चे कम है उनके। 3-4 मतलब कभी कभार तो 4-4, 5-5 कपल्स पे सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इस तरह से ये डिक्लाइनिंग है। और ये जापान जैसी कंट्रीज़ का, आपको पता है जापान में लोग शादी भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते, बहुत सारे लोग। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि दे आर नॉट लाइक गेटिंग मैरिड और समथिंग। तो ये 3 आपके एज पिरामिड्स हैं, आप लोगों के कोर्स में इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम 4 मेन फैक्टर्स को मानते हैं, और पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन डेंसिटी के तौर पे ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एन। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4 मेन फैक्टर्स होते हैं: इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी। इसमें से 2 फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और 2 नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो पॉपुलेशन में एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और नेगेटिव फैक्टर्स का मतलब होता है वो पॉपुलेशन को घटाएंगे। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब बाहर से और किसी जगह से अंदर कितने लोग आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। मतलब किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में, या किसी और स्टेट से हमारी स्टेट में जितने भी लोग आ रहे हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उस कंट्री के लिए इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, हम यूएसए चले गए, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी वजह से, हम इमिग्रेंट्स हैं, तो इसको पॉजिटिव होता है और इसे आई से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब बाहर जाने वाला। तो अगर हम अपनी कंट्री से बाहर निकल गए, या कोई भी जना अपनी जगह से इधर से उधर चला गया, तो उसे हम कहते हैं एमिग्रेशन। और एमिग्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वो कम कर रहा है लोगों को। इसके अलावा एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं नेटैलिटी। नेटैलिटी इज़ बर्थ रेट। बर्थ रेट को नेटैलिटी कहते हैं, और ये पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली ऐड कर रहा है। और दूसरी जो होती है मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी को डेथ रेट कहते हैं, और डेथ रेट हमेशा नेगेटिव करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, नेटैलिटी और इमिग्रेशन पॉजिटिव, इमिग्रेशन और मोर्टैलिटी नेगेटिव। अगर हम नॉर्मली किसी भी पॉपुलेशन की
पॉपुलेशन की ग्रोथ देखें तो कैसे देखेंगे, इनिशियल नंबर को एन टी ले लेंगे, तो एन टी प्लस 1 है 1 साल बाद का नंबर। 2010 में 19 में कितना था, 2020 में कितना है, तो 2019 में कितना था, प्लस करेंगे कितने बच्चे पैदा हुए प्लस कितने लोग बाहर से आए, इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे एमिग्रेशन को कितने लोग गए और कितने लोगों की मॉर्टेलिटी, कितने लोगों की डेथ हुई, तो इससे पता चल जाएगा कि आज की पॉपुलेशन कितनी है। ये हमारा पूरा एक तरीका है पॉपुलेशन को नापने का। फिर हम आ जाते हैं ग्रोथ मॉडल्स पे, और दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं जो बताते हैं कि एक पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है। सबसे पहला ग्रोथ मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ग्राफ में देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के वर्सेस हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देख रहे हैं। ठीक है, जो ए वाला है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा जे शेप्ड कर्व दिखाती है। क्या शेप कर्व दिखाती है, जे शेप कर्व। अगर आप अपना वो देखेंगे ना कोरोना वायरस का कर्व, तो वो जे शेप कर्व है इंडिया का। जे शेप का मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऊपर चला गया। कि ऊपर चलने का मतलब है बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है। इधर कोरोना के कर्व में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है जिनको वायरस छुआ है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एक्सपोनेंशियली देखते हैं जे शेप कर्व से, और लॉजिस्टिक जो है वो से हम देखते हैं एस शेप कर्व से। एस शेप कर्व है ये, और इसे हम सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाता है कि पॉपुलेशन एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, और लॉजिस्टिक कर्व दिखाता है कि बड़ी तो थी, एक टाइम पे जे था, फिर उसके बाद वो स्टेबल हो गई है। ये जितनी भी यूके, फ्रांस वगैरह का अगर आप कोरोना वायरस का वो देखोगे तो वो एस शेप है। ठीक है ना, इसका मतलब अब कोरोना केसेस अब कम हो गए हैं, या फिर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो गई है। एक्सपोनेंशियल में मतलब स्टेबल ही नहीं हुई है, तो बस आगे बढ़ी जा रही है अभी तक। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में आप के जो है, के की वैल्यू इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और आर की वैल्यू है इंट्रिंसिक फैक्टर। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में रह सकते हैं, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। और आर होती है इंट्रिंसिक फैक्टर, कितने गुना बढ़ेगा, उसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल कर्व में, जे शेप कर्व में डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। डी एन बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, आर इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। और एक लॉजिस्टिक कर्व जो कि सिग्मोइड है, जो कि आगे जाके स्टेबल हो चुका है, पहले बढ़ा और फिर स्टेबल हो गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं डी एन बाई डी टी है, तो रेट तो वही है, इज इक्वल टू आर एन। साथ में के माइनस एन अपॉन के, ये एक्स्ट्रा फीचर है जो इसके अंदर आ रहा है। आप लोगों को सॉल्व करने को नहीं आएगा, बट फिर भी आपको इक्वेशंस दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ बनाने को आ सकता है। अब हम करें 6 अलग अलग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब होता है कि दो अलग अलग पॉपुलेशन स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक दूसरे के साथ कैसी इंटरैक्शन है। अगर वो साथ ही रहते हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ इंटरैक्शन होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो दोनों को एक दूसरे से क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन में सबसे पहले इंटरैक्शन जो है वो म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है एक ऐसी इंटरैक्शन जिसमें दोनों के दोनों इंडिविजुअल, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। आप मुझे कुछ दे दो, मैं आपको कुछ दे दूंगा। एग्जाम्पल इसका लाइकेंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बुक में रीड करेंगे तभी इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से कर पाएंगे। एक एक नंबर में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, एनसीईआरटी यू हैव टू रीड थॉरली। तो जब दोनों का फ़ायदा हो उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं, आप कुछ चीज़ दे रहे हो मेरे को, मैं आपको कुछ और चीज़ दे रहा हूँ, दोनों का फ़ायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ होती है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब एक ही चीज़ के लिए अगर हम कम्पीट करें, एक ही चीज़ के लिए या फिर एक ही खाने के लिए या एक ही जगह रहने के लिए हम कम्पीट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। और दोनों स्पीशीज़ को कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, एक को ज़्यादा एक को कम, बट कुछ ना कुछ नुकसान दोनों स्पीशीज़ को होगा, और इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन। फिर हमारा आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन का मतलब एक होता है एक को फ़ायदा एक को नुकसान। प्रिडेशन का मतलब है शिकार। जो इंडिविजुअल शिकार कर रहा है उसको फ़ायदा है, और जो इंडिविजुअल से शिकार हो रहा है उसको नुकसान है, तो इसको हम कहते हैं प्रिडेशन। फिर होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब कि हम शिकार डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बट जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाएं या कोई वायरस आ जाए तो हमें पैरासाइट हो जाता है। हमारी बॉडी में रह के हमारी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स छीन रहा है, तो उसका तो फ़ायदा है जो पैरासाइट है, पर जो होस्ट है उसका नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको थॉरली आप लोगों को एनसीईआरटी से रीड करना है। फिर एक कमेंसलिज्म, जिसमें एक इंडिविजुअल का फ़ायदा है, दूसरे का कुछ भी नहीं। मतलब दूसरा कह रहा है ठीक है मेरे पास से कुछ है तो ले जाओ, मेरे को तो वैसे भी कुछ फेंकना ही था, तू ले जा। और लास्ट है अमेंसलिज्म। इसमें क्या है, एक का नुकसान है और दूसरे का कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो है सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है शायद बुक में,
और वो है एंटीबायोटिक्स का। हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें क्या होता है, अब जो इंडिविजुअल किसी को मारना चाह रहा है, मतलब बैक्टीरिया को मारना चाह रहा है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है ना, और वो ली जाती हैं फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को मार रहा है असली में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो हमारा है, बट मार कौन रहा है, जो एंटीबायोटिक में दवाई है वो। तो दवाई वाले का कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है, बट ऑब्वियसली बैक्टीरिया को तो नुकसान कर दिया हमने उन्हें मार के। तो इसे हम कहते हैं अमेंसलिज्म, एक का नुकसान और दूसरे का कुछ भी नहीं। हमारा कुछ नहीं हो रहा बट हम तुम्हारा तो नुकसान करके जा रहे हैं। तो ये 6 इंटरेक्शन है, इसके अच्छे से आप लोग एग्जाम्पल्स करेंगे।